तुमने प्रिंसिपल से बात की थी ना? पूछा गया। हाँ, मैस्नर ने उत्तर दिया। कितनी देर पहले? बस अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। तुम अपना काम शुरू करने के लिए तैयार हो ना? हाँ, पूरी तरह। मैं अपना काम करने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। ठीक है, मगर मुझे एक बात का भय भी है, मैस्नर ने कहा। किस बात का? कहीं उसे खत्म करते समय तुम्हारे हाथ कांप ना जाएं। ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसा नहीं होना, दूसरी ओर से विश्वास के साथ कहा गया। ऐसे अवसरों पर मेरे हाथ कभी भी नहीं कांपते। तुम चाहे देख लेना। फिर भी इतना आत्मविश्वास ठीक नहीं। तुम अपना काम करते समय पूरी तरह से तैयार रहना। कभी भी अपने सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। उसी के साथ उधर से फोन रख दिया गया। उल्लू का पट्टा, मैस्नर ने कहा और फोन रख दिया। पता नहीं वो शब्द उसने किसके लिए कहे थे। उसने एक बार फोन को देखा, फिर कुछ सोचने लगा। आज वो बहुत प्रसन्न था। प्रसन्नता की बात भी थी। उसके सामने एक भारी सौदे के लिए मैदान साफ था। अचानक उसी समय फोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। उसने फोन का रिसीवर उठाया। यस, वो बोला। मैं रीमा बोल रही हूँ। दूसरी ओर से एक महीन खनखनाता सा स्वर उभरा। ओह डार्लिंग, तुम? मैस्नर के स्वर में जोश था। वास्तव में आज का दिन मेरे लिए भाग्यवान है। इस समय मैं तुम्ही को याद कर रहा था। क्या सच? यस डार्लिंग। तो फिर क्या करूं? तुम करने के लिए कुछ सोचो मत। ये काम तो बस ऐसा ही है डार्लिंग। बस तुम आ जाओ। दूसरी ओर एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया तो उसने पूछा, हेलो रीमा? यस डार्लिंग, दूसरी ओर से उत्तर मिला। तुम क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूं कि तुमसे क्या कहूं। मामला क्या है? वही ह्यूर वाला मामला। क्या उसने तुम्हें फिर तंग करना शुरू कर दिया है? मैस्नर ने फोन पर पूछा। क्या किया जाए? जो गलती मुझसे हो चुकी है उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं मानता। क्या मतलब? तुमने उस गधे को छूट दे रखी है। एक बार उससे निपटारा क्यों नहीं प्राप्त कर लेती? देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना शानदार प्रस्ताव रखा हुआ है। अब यही करूंगी तो फिर भाड़ में झोंको उस बदमाश को। मेरे सामने यही तो मुसीबत है। आज फिर $500 की मांग कर रहा है। तुमने कई बार मेरे कहने पर इनकार कर दिया, वरना अब तक उसकी हड्डियों का भी पता ना चलता। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि इत्मीनान से वो मेरा पीछा छोड़ दे। ये बताओ कि तुम आ रही हो या नहीं? मैंने कहा ना कि वो 500 की रकम मांग रहा है और इस वक्त मेरे पास $50 भी उसे देने के लिए नहीं। कहाँ है वो? बेडरूम में बैठा शराब पी रहा है। उसे फोन पर बुलाओ। मैस्नर ने क्रोधित स्वर में फोन पर रीमा से कहा। एक मिनट, कहीं तुम उसे गालियां मत देना। तुम तो जानते ही हो कि वो कितना बड़ा पागल है। मैं उसके बाप को भी जानता हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं जो कहता हूँ करो। उसे तुरंत फोन पर बुलाओ। मेरा मूड खराब हो रहा है। दूसरी ओर 1 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक कटखना सा स्वर उभरा। यस मिस्टर मैस्नर, कैसे हो? तुम रीमा का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैस्नर ने डपट कर कहा। यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ, और प्रकट है मेरी बात में अधिक दम होगा, क्योंकि रीमा मेरी पत्नी है। ठीक है ना? क्या तुम मुझे ठीक से नहीं जानते? जानता हूँ, इसीलिए तो अब तक चुप हूँ, वरना ह्यूर किसी पर दया करना नहीं जानता। तुम उसका पीछा छोड़ने के लिए क्या मांगते हो? सोने की चिड़िया अनमोल होती है मिस्टर मैस्नर। खैर, इस समय तो मुझे $500 की जरूरत है। कल शाम को मिल जाएंगे। कल किसने देखा है मिस्टर मैस्नर? इस समय की बात करो। ठीक है। तुम एंडी को जानते हो? कौन है एंडी? वही जो तुम्हारे घर के पास बेकरी चलाता है। वो मोटा यहूदी? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। मैं उसे फोन कर रहा हूँ। अपने होठ काटता हुआ मैस्नर बोला। रकम तुम्हें उससे मिल जाएगी। क्या सच? हाँ। और यदि उसने रकम ना दी तो फिर क्या होगा? एंडी बड़ा कमीना बदमाश है। उसने रकम ना दी तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? उसकी चिंता मत करो। मैं उसे फोन कर रहा हूँ। यकीनन ही रकम तुम्हें मिल जाएगी। फिर तो ठीक है। बस अब जल्दी से रीमा का पीछा छोड़ो। छोड़ दिया। दूसरी ओर से एक जहरीली हंसी के साथ कहा गया। मैस्नर ने फोन नीचे रख दिया। अच्छा खासा मूड उसने बेकार कर दिया था। कोई दूसरा मामला होता तो वो ह्यूर जैसे गंदे कीड़े से बात करना भी पसंद ना करता, मगर वहां तो मामला रीमा का था। वो रीमा में दिलचस्पी रखता था। उसके जीवन में जितनी भी लड़कियां आज तक आई थी, रीमा उनमें सर्वश्रेष्ठ थी। रीमा जैसा जोश और तेजी किसी में भी ना थी। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा।
फिर उसने फोन पर एक नंबर मिलाया। दूसरी ओर कुछ देर तक घंटी बजती रही। फिर किसी ने फोन उठाकर चीखते हुए कहा, अबे कह दिया ना कि 3 दिन से पहले ऑर्डर सप्लाई नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं मैसनर बोल रहा हूँ। ओ, उधर से आने वाला स्वर अचानक ढीला पड़ गया। तो ये आप बोल रहे हैं मिस्टर मैसनर? दरअसल एक घटिया पार्टी बहुत देर से बोर कर रही थी। मैं ईंधन की कमी के कारण बहुत परेशान था। क्या ईंधन कम पड़ गया है? यस मिस्टर मैसनर। क्या रेट चल रहा है? मैसनर ने मुस्कुराकर पूछा। दूसरी ओर से ईंधन का रेट बताया गया। मैं ईंधन के साथ साथ $100 भी देने को तैयार हूं। क्या ख्याल है? मैं समझ गया। कौन है वो? उसका नाम ह्यूर है। तुम्हारे ही इलाके में रहता है। शायद तुम उसे जानते हो। वो बदमाश? हाँ, उसे तो मैं जानता हूँ। पिछले दिनों उसे पुलिस ने पकड़ा था, फिर छूट गया। ठीक, वही आ रहा है। फिर तो ठीक है, उसे भेज दो। कोई परेशानी तो नहीं होगी? हमारे यहाँ जो भट्टी है उसकी खुराक 10 टन ईंधन है। 60-70 किलो तो उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा होगा। कब आएगा? बस पहुंच ही रहा होगा। काम खत्म होते ही मुझे फोन कर देना। मैं अपने स्थान पर हूँ। ठीक है मिस्टर मैसनर, मगर $500? शाम तक पहुंच जाएंगे। तुम जानते ही हो कि मैं धंधे में बेईमान नहीं हूँ। यस सर, आई नो। उसी के साथ फोन रख दिया गया। थोड़ी देर बाद रीमा आ गई। उस समय भी वो सदा की तरह तरोताजा सी लग रही थी। मैसनर ने उसे देखा तो बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। रीमा ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। वो अपने होंठ मैसनर के होठों पर रगड़ रही थी, जबकि उसकी बाहें मैसनर की कमर के गिर्द लिपटी हुई थी। मैसनर को लगा जैसे उसका कठोर पड़ता अंग अकड़ने लगा हो। वो रीमा के निचले अंग पर प्रहार करने के लिए एकदम तैयार था। तभी रीमा उसे छोड़कर पीछे हटी और मेज पर रखी शराब की बोतल से अपने लिए पैग तैयार करने लगी। मैसनर ने भी उसके साथ पैग लिया। फिर वो उसे लेकर बिस्तर पर ढेर हो गया। उसके हसीन कठोर उभारों पर से आवरण हटाने के बाद उसके अग्र बिंदु पर नाखून से धीरे धीरे खुरचन करता हुआ वो बोला, यूर ने तंग तो नहीं किया? रीमा के मुंह से गरम गरम सांसें उबल रही थी, मगर फिर अपनी स्थिति पर काबू पाती हुई वो बोली, तुम्हारे फोन के बाद उसने पैक चढ़ाया और चला गया। अपने एक हाथ की हथेली रीमा की नाभि के नीचे सरकाता हुआ वो बोला, अब वो कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। मानो रीमा ने उसकी बात सुनी ही नहीं। गहरी सांसें भरती हुई बोली, ऐसा मत करो डार्लिंग, मेरा लावा उबल पड़ेगा। तुम देर कर रहे हो। मैसनर ने उसकी बात स्वीकार करते हुए अपने आप को कपड़ों से आजाद किया। उस समय तक रीमा भी अपनी स्कर्ट उतारने के बाद अंडरवियर सरका चुकी थी। उसी समय फोन की घंटी बजी। ओ नो, रीमा झल्ला कर बोली, इस वक्त किस बेतुके का फोन आ गया? छोड़ो, तुम अपना काम करो। नहीं डार्लिंग, अपना हाथ पीछे खींचता हुआ वो बोला, क्या पता कोई जरूरी फोन हो। रीमा चुप रही। मैसनर ने फोन उठाया। यस, उसने रिसीवर में कहा, मैं आपका सेवक। कहो। ईंधन पहुंच गया था। रिजल्ट? ईंधन ईंधन से मिलकर जल गया। हमारे यहाँ कितनी देर लगती है? गुड। तो फिर शाम तक मेरी फीस पहुंच जाएगी ना? दूसरी ओर से पूछा गया। पक्की बात है, मैसनर ने कहा। मेरा आदमी खुद तुम तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उसने रिसीवर रख दिया। रीमा उसी की ओर देख रही थी। वो खुद अपनी उंगलियों से उसके साथ अब वही कर रही थी जो थोड़ी देर पहले तक मैसनर कर रहा था। मैसनर उसके समीप पहुंचा तो रीमा ने अपनी टांगे फैला दी। उसने मैसनर के सिपाही को मोर्चे तक पहुंचने के लिए रास्ता दे दिया था। मैसनर ने अपनी चाल एक झटके के साथ शुरू की। झटका इतना तगड़ा था कि रीमा के स्थान पर यदि कोई दूसरी युवती होती तो चीख पड़ती, मगर रीमा, वो इस तरह के मोर्चे संभालने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट थी। उसने अपनी दोनों टांगों को वी के आकार में करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। सिपाही पीछे हटा, फिर पूरी शक्ति से उसने वार किया। आह! रीमा के मुंह से कराह निकल गई। अब उसका शरीर बुरी तरह से थिरक रहा था। अगला दृश्य। सोलिटोरा को अपनी मां की दुर्घटना की खबर रियान के द्वारा मिल चुकी थी और अब वो अपनी मां के वकील गार्डनर के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो जल्द से जल्द अपनी मां के पास पहुंच जाना चाहती थी। शेल्टन गार्डनर बना वहां पहुंचा। उस वक्त सोलिटोरा और रियान एक साथ थे। शेल्टन ने परिचय देकर रियान से हाथ मिलाया और सोलिटोरा के सिर पर स्नेह युक्त हाथ फेरा। मेरी मां की हालत क्या बहुत ज्यादा सीरियस है? सोलिटोरा ने पूछा। चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टरी उपचार चल रहा है, शेल्टन ने जवाब दिया। तुमने तो मुझे कोई खास पहचाना नहीं होगा। तुम जब बहुत नन्ही सी थी तब मैंने तुम्हें देखा था, रियान ने कहा। देखो बेटी,
तुम अपना सामान उठाओ और फौरन इनके साथ जाओ। बातें तो रास्ते में भी हो जाएंगी, मगर टाइम खराब करना खतरनाक होगा। क्या आपके पास गाड़ी है मिस्टर गार्डनर? जी हाँ, शेल्टन ने जवाब दिया। तो फिर सामान कार में रखो सोलिटोरा, और याद रहे वहां पहुंचते ही तुम्हें पत्र लिखना है। श्योर सर, वो बोली। अच्छा मिस्टर रेयान, अब मैं इजाजत चाहूंगा, शेल्टन ने कहा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट बाद शेल्टन की कार तेज रफ्तार से सड़क पर जा रही थी। सोलिटोरा उसकी बगल में बैठी थी। वो सावधानी से ड्राइविंग कर रहा था। मिस्टर गार्डनर, एकाएक सोलिटोरा ने पूछा, क्या मेरी माँ की जान को खतरा है? तुम उनके बारे में ज्यादा मत सोचो। क्यों ना सोचूं? किसी के बारे में चिंता करने से उसे लाभ तो नहीं पहुंचता ना। सोलिटोरा ने उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसने पूछा, एक्सीडेंट कार से हुआ था? हाँ। क्या मम्मी नशे में थी? तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? इस संसार में मुझे अगर किसी से प्यार है तो वो सिर्फ मम्मी है। मैं जानती हूँ मेरी मम्मी किन मुसीबतों से गुजरी हैं। उन्होंने मेरी खातिर बड़ा त्याग किया है। मुझे मालूम है मम्मी ड्रिंक करती हैं, इसीलिए जानना चाहती थी कि क्या कार चलाते हुए मम्मी नशे में थी। शेल्टन ने उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर सोलिटोरा विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। उसने गहरा श्वास लेकर कहा, माई डार्लिंग सोलिटोरा, फिलहाल तुम मम्मी के विषय में कोई बात मत करो। मैं सफर के दौरान कोई तकलीफ देने वाली बात दिमाग में नहीं लाना चाहता। ओह, सोलिटोरा ने कहा। शेल्टन कार चलाता रहा। उसके दिमाग में उधेड़-बुन हो रही थी। वो इस लड़की से प्रभावित नहीं होना चाहता था, न उससे अधिक खुलना चाहता था। जिस तरह उसने ब्रैम स्टोकर के सीने में पूरा रिवॉल्वर खाली कर दिया था, ठीक वैसा ही कुछ काम उसे इस लड़की के साथ भी करना था। इसीलिए वो लड़की से कोई लगाव नहीं रखना चाहता था। जिससे जरा सा भी लगाव हो जाए उसे मारना कठिन सा हो जाता है। सोलिटोरा अब चुप थी और शेल्टन उसको मारने का उपाय सोच रहा था। अगला दृश्य। लिजा बार का बेरा मैसनर अपनी कार में बैठा साइड की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो ज्यूडिश को देख रहा था। उसकी निगाह ज्यूडिश के ऊंचे तीखे नाक नक्श और पंखुड़ियों जैसे पतले होठों को निहारने में लगी थी। कभी कभी उसकी निगाह सीने के उभारों पर भी अटकी रह जाती थी। ज्यूडिश की काली जुल्फें हवा में लहरा रही थीं और मैसनर उसके शरीर के हर एक अंग का जायजा ले रहा था। उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। उसका रंग सुनहरी मालूम हो रहा था। सीना, कूल्हे और कमर एक विचित्र प्रकार का आकर्षण रखते थे। मैसनर के शरीर में मानो उमंगों का लावा पट पड़ना चाहता था, परंतु उसने अपने आप को संभाल लिया। ज्यूडिश कार की ओर बढ़ी आ रही थी। पास से आते आते हर एक आदमी की निगाह उस पर पड़ रही थी और वह हर एक की निगाहों का बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला कर रही थी और सबको चैलेंज भरी निगाहों से देख रही थी। अगर वो किसी की आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लग जाती तो वो घबरा जाता और ऐसे में वो मुस्कुरा पड़ती थी। और ये लड़की लीला टॉमस की बहन ज्यूडिश टॉमस थी। जैसे ही वो मैसनर की कार के समीप पहुंची, मैसनर ने 2 बार कार का हॉर्न बजाया। वो ठिठक गई। एकदम गुस्से के साथ उसने मैसनर की ओर देखा। मैसनर मुस्कुराकर बोला, हेलो, तुम मुझे नहीं जानती हो ज्यूडिश टॉमस, मगर तुम्हारी बहन मेरी अच्छी दोस्तों में से है। मैं तुमसे तुम्हारी बहन लीला टॉमस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। लीला टॉमस को वो केवल नाम से जानती थी। एक बार उसने मन में अपनी बहन के बारे में जानकारी हासिल करने की बात सोची थी। कुछ कोशिश भी की, मगर उसमें कामयाब नहीं हुई। तुम क्या सोच रही हो? मैसनर ने कहा। मेरे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज कार में आ जाओ। ज्यूडिश फौरन कार में बैठ गई। मैसनर ने कार आगे बढ़ाई। कार चलाते हुए वो बोला, मेरा नाम मैसनर है। मैं एक स्कीम बना चुका हूं। उससे हम दोनों को ही काफी दौलत हासिल हो सकती है। मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाई, वो बोली। मैसनर मुस्कुराया। वो ज्यूडिश के बारे में सब कुछ जान चुका था और वो सारी जानकारी हासिल करने के लिए उसने कई प्राइवेट जासूसों को नियुक्त किया था। परंतु ज्यूडिश को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब पता चल गया था। फिर मैसनर ने जो उसके बारे में बताना शुरू किया तो रिकॉर्ड की भांति बोलता चला गया था। ज्यूडिश ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा। मैसनर बोला, अब बताओ, तुम कुछ रुपया कमाना चाहती हो? पहले मुझे ये बताओ, मुझे करना क्या होगा और उसके एवज में मुझे मिलेगा क्या? अगर तुम्हें $50,000 मिल जाएं तो उसके लिए तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले सकती हो? मैसनर ने कहा। खतरा? ज्यूडिश का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, कैसा खतरा? तुम्हें अपनी आजादी दांव पर लगानी पड़ेगी। इतनी बड़ी रकम के लिए तो मैं हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकती हूँ। क्या करना होगा मुझे? सब समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा अपनी बहन के बारे में भी जान लो। और मैसनर ने लीला के बचपन से लेकर जवानी और शादी तक के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह वो अपने पति को छोड़कर अपनी बच्ची को साथ लेकर एक गैर मर्द के साथ भाग गई थी।
और फिर एक ऐसा वक्त आया कि उसे कॉल गर्ल जैसा धंधा करना पड़ा। उसने आगे बताया, तुम्हारी बहन नशीली चीजों का सेवन करने लगी थी। ज्यूडिश सुनती रही। मैसनर बताता रहा। फिर उसने ज्यूडिश को अपना प्लान समझाया। ज्यूडिश को मैसनर के प्लान में दम नजर आ रहा था। मैसनर कहता चला जा रहा था, उस आदमी ने अपनी लड़की के बारे में कुछ नहीं सुना। तुम्हारी शक्ल अपनी बहन से मिलती है। तुम्हारी उम्र 20 के लगभग की होगी। कोई ज्यादा अंतर मालूम नहीं पड़ता। मुझे यकीन है वो तुम्हें अपनी बेटी मान लेगा। उसकी असली बेटी का क्या होगा? अगर इस साजिश का उसे पता चल गया तो उसे इसकी हवा भी नहीं लगेगी। लीला टॉमस मर चुकी है। हाँ, अगर वो जीवित होती तो कुछ किया जा सकता था। उसकी मौत के बाद ही ये प्लान तैयार किया गया था। ओह, वो चुप हो गई। बोलो जुडिश, क्या जवाब है तुम्हारा? मुझे इस बारे में जरा सोचना होगा। तुम सोच विचार कर लो। अगर दौलत हासिल करनी है तो तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। उसने जेब से एक कार्ड निकाला और जुडिश की ओर बढ़ाया। जब कोई फैसला कर लो तो इस पते पर मुझे कांटेक्ट कर लेना। उसने टैक्सी स्टैंड के पास कार रोक दी। तुम यहीं उतर जाओ, यहां से तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी, मैसनर ने कहा। दोनों हाथ हवा में उठकर हिले और वहां से दोनों के रास्ते अलग हो गए। अगला दृश्य। एकाएक सोलिटोरा को शेल्टन से दहशत होने लगी। गार्डनर उसे वो आदमी हरगिज नहीं लग रहा था जो कॉलेज में उससे मिला था। सामने विशाल समुद्र का सीना नजर आ रहा था। गार्डनर, मैं कह रही हूँ तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। मुझे मम्मी के पास जाना है। भगवान के लिए कार को रोको, प्लीज। शेल्टन ने कार धीमी की। उसके जबड़े भिजे हुए थे, जिनसे गालों की हड्डियां उभर आई थी। सोलिटोरा भयभीत हो गई। उसे लगा ये आदमी झूठा है, उसकी हर बात झूठी है। ये आदमी उसे मार डालना चाहता है। उसे ख्याल आया कि मम्मी ने कभी किसी वकील का जिक्र तो किया ही नहीं था। तो फिर ठीक इसी पल शेल्टन ने कार रोकी और इग्निशन से चाबी निकाल ली। सोलिटोरा ने उसके बदन में कपकपाहट देखी। वो उससे नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक विचार सोलिटोरा के दिमाग में कौंधा। उसने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और नीचे कूद गई। शेल्टन ने उसकी दिशा में हाथ बढ़ाए, मगर वो उसकी हाथ की पहुंच से बाहर हो गई थी। जैसे ही सोलिटोरा के पैर रेत से टकराए वो भागने लगी। उसके बदन में मानो बिजली भर गई थी। अगले पल शेल्टन भी कार से निकला और पूरी शक्ति से सोलिटोरा के पीछे दौड़ा। दोनों के बीच काफी फासला था। सोलिटोरा तो अपने कॉलेज में दौड़ में हिस्सा लेती थी, इसीलिए वो बहुत तेज दौड़ रही थी, जबकि शेल्टन दौड़ नहीं पाता था। इसीलिए वो 1 मिनट में थककर हाँफने लगा। सोलिटोरा उससे दूर होती जा रही थी। आखिर में वो एक रेत के टीले के पीछे जाकर उसे दिखाई देनी बंद हो गई। शेल्टन हाफता कांपता टीले के पास पहुंचा। उसे अपने से बहुत दूर सोलिटोरा भागती दिखाई दी थी। अब वो समुद्र के साथ साथ नहीं, बल्कि उससे विपरीत दिशा में भाग रही थी। जिधर वो भाग रही थी वो अंत में जाकर हाईवे से जाकर मिलता था। शेल्टन को उसे फिर से अपने काबू में करने की उम्मीद दिखाई देने लगी। वो अपनी कार की ओर भागा, कार में सवार हुआ। उसने कार वापस कच्चे में उतार दी और तेजी के साथ दौड़ाई। जल्दी ही वो उस रास्ते पर पहुंच गया जहां उस सड़क से टी की सूरत में वो रास्ता मिलता था जिस पर सोलिटोरा दौड़ती जा रही थी। उसने कार एक पेड़ के पीछे रोक दी। वो कार से बाहर निकला और सड़क से होकर मोड़ पर आया। वहां से पेड़ के पीछे खड़ी कार दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। उसने मन में सोच लिया था, जहां इतने कत्ल हुए हैं वहां एक कत्ल और सही। शेल्टन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। दरअसल शेल्टन को मैसनर पर विश्वास नहीं था। उसे मैसनर से सावधान रहना होगा। कहीं काम पूरा हो जाने के बाद वो उसे भी रास्ते से हटाने का इरादा ना किया बैठा हो। उसे उस रात की याद आई जब वो और मैसनर उसके फ्लैट में बैठे थे और मैसनर ने कहा था, मुझे हर पैसे वाले आदमी से नफरत है। इन सालों से बदला लेने का एक ही तरीका है कि मेरे पास भी उन जितना ही धन हो। मिसेज पार्ले के यहाँ जाने से पहले नहीं सूझा था कि इतना पैसा मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। पहले मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं उन रईस हरामजादों के मनोरंजन का साधन जुटाने वाला इंसान हूँ। लेकिन मिसेज पार्ले के यहाँ जाने के बाद से मुझे लगने लगा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं अब इस आदमी को भुगत चुका हूँ, हालांकि वो मुझसे बहुत चालाक है। तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? शेल्टन ने पूछा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैसनर बोला। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है, लेकिन उसे सुनता हूँ। वो ही यहाँ बैठा है। मैसनर ने अपना माथा ठकठकाया। वो अक्सर मुझसे बातें करता है। वो योजना उसी ने बनाई है। उसी ने मुझे बताया है कि मुझे क्या करना है। जो कर रहा है वही कर रहा है, मैं नहीं। शेल्टन को लगा कि मैसनर पागल हो गया है। और ये मिसेज पार्ले कौन है? वो एक म्यूजिशियन है। उसके पास बहुत लोग जाते हैं। मैं भी उसके पास गया था। उस वक्त उसके पास बहुत भीड़ थी। सब ने उसे पैसा दिया था।
मैंने उसे $1 दिया था। फिर क्या हुआ था? हम सब लाल रोशनी के बीच में बैठ गए। मिसेज पार्ले समाधि पर बैठ गई। लोगों ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैंने उससे सवाल किया कि क्या मुझे दौलत मिलेगी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैं बोर हो गया। मैंने अपना हैट उठाया और चलने के लिए उठा। उसी वक्त मुझे एक आवाज सुनाई दी। उस आदमी की आवाज ने कहा, मैसनर, तुम्हें बहुत सी दौलत मिलने वाली है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तुम्हें दौलत जरूर मिलेगी। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। मैंने अपने आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। दोबारा वो आवाज मुझे अपने फ्लैट पर सुनाई दी। क्यों शेल्टन, तुम तो मुझे पागल समझ रहे होगे। और शेल्टन ने इतना कहा। शायद। ये सब बातें सोचता हुआ शेल्टन मिस सोलिटोरा का इंतजार कर रहा था। वो सतर्क था। सोलिटोरा को जैसे ही उसने पास आते देखा, उसने उस पर छलांग लगा दी। सोलिटोरा के मुख से एक चीख निकल पड़ी। वो शेल्टन की पकड़ में छटपटाने लगी। शेल्टन को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस लड़की को अपने काबू में रखना उसके लिए बहुत मुश्किल काम लग रहा था। सोलिटोरा ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया था और अब वो पूरी ताकत से शेल्टन की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। शेल्टन लगातार उसके मुंह पर चोट करता रहा। सोलिटोरा का चेहरा खून से सना एक मांस का लोथड़ा मालूम होने लगा था। फिर धीरे धीरे सोलिटोरा की शक्ति क्षीण होने लगी। शेल्टन का दायां हाथ उसके गले पर पहुंच गया और उसने लड़की की सांस को दबाना आरंभ कर दिया। लड़की उसकी पकड़ में तड़फड़ाने लगी। शेल्टन उसे लिए लिए रेत पर गिर गया। अब उसके दोनों हाथ उसके गले से लिपट गए। उसने उसका शरीर अपनी टांगों में दबोच लिया। फिर एकाएक सोलिटोरा के हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। उसकी जुबान बाहर को लटक आई और आंखें उबल पड़ी। नाक से खून आने लगा। हाफता हुआ शेल्टन उठ खड़ा हुआ। उसकी गर्दन में से उस जगह से खून निकल रहा था जहां लड़की के लंबे नाखूनों ने उसकी खाल नोच डाली थी। वो अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तत्पश्चात उसने सोलिटोरा के मृत शरीर को कार की डिक्की में ठूसकर डिक्की बंद कर दी। वो कार में सवार हुआ। कार को रिवर्स गियर में चलाता हुआ वो कच्ची सड़क पर ले आया। उसने एक जगह कार रोकी। सोलिटोरा के मृत शरीर को कार में से निकाला। उसने उसके कपड़े उतारकर उसे पूर्णतया नग्न किया, क्योंकि बदन में कॉलेज की यूनिफॉर्म थी और उससे लड़की के बारे में सही सही पता लगाया जा सकता था। शेल्टन फंसने वाला कोई काम नहीं करना चाहता था। सोलिटोरा को मारकर भी वो बेचैन नहीं हुआ था, बल्कि उसके चेहरे पर संतोष था। अगला दृश्य। चीफ एड्रिक सिगरेट पीने में तल्लीन था। एल्विस मारकर एक कुर्सी पर बैठा एड्रिक को घूर रहा था। दोनों के बीच में एक टेबल थी। जब एल्विस से रहा नहीं गया तो उसने भी एक सिगरेट सुलगा ली। उस वक्त 10 बजने वाले थे जब एल्विस ने सिगरेट सुलगाई और हैमर वहां दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग चीफ। एड्रिक ने उसे देखा। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ और बताओ क्या खबर है, एड्रिक ने पूछा। हैमर बैठ गया। कॉफी पियोगे, एड्रिक ने पूछा। जी नहीं। तो शुरू हो जाओ। हैमर शुरू हो गया। तहकीकात करने पर इसी नतीजे पर पहुंचा गया है कि लीला टॉमस ने अधिक नशीली चीजों का सेवन करके आत्महत्या जैसा घृणायुक्त जटिल अपराध किया। टर्नर की रिपोर्ट से मालूम होता है कि ब्रैम स्टोकर पिछली रात को 8 बजे से पूर्व ही बिस्तर में दुबक गया था। वो सर्दी और जुकाम से परेशान था। गोलियों की आवाज के बारे में किसी ने कुछ बताया? ब्रैम स्टोकर के कई पड़ोसियों ने गोलियों के चलने की आवाजें सुनी थी। चूंकि आवाज में कोई तेजी नहीं थी, इसीलिए उनके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि वे आवाजें गोली चलने की हैं या किसी और की। मगर उसी दौरान एक पड़ोसी ने खिड़की से बाहर देखा था कि अगर वे आवाजें गोलियों की नहीं तो किसकी हैं। उसने बगल की इमारत के सामने लीला टॉमस की कार खड़ी देखी थी। वो खिड़की से हट गया। कुछ ही देर बाद उसने लीला टॉमस की कार को वहां से रवाना होते देखा। लिफ्टमैन का कहना है कि लीला टॉमस हल्के नशे में मालूम पड़ रही थी। हैमर सांस लेने को रुका, फिर आगे बोला। लिजाबार के दरबान ने लीला टॉमस को अपनी कार में वहां आते देखा था। उसका ख्याल है कि उस वक्त वो ज्यादा नशे में नहीं थी। लीला टॉमस वहां 11 बजे के आसपास पहुंची थी। इसका मतलब है वो ब्रैम स्टोकर का खून करने के बाद लिजाबार में पहुंची थी। एल्विस ने अपना मत प्रकट किया। एड्रिक ने उसे घूर कर देखा और हैमर से बोला, तुम कहते चलो। उसके हॉल में पहुंचने पर मैसनर ने उसे आखिर वाले केबिन तक पहुंचाया था। काउंटरमैन का दावा है कि उस केबिन के आसपास मैसनर के अलावा कोई भी नहीं फटका था। लीला टॉमस को विस्की भी उसी ने सर्व की थी। वहां तमाम फिंगरप्रिंट लीला टॉमस के ही मिले हैं। इससे ये साफ प्रकट होता है कि एलएसडी के अधिक नशीले कैप्सूल खाने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। वो हत्या का मामला नहीं लगता।
उसकी छोड़ी चिट्ठी की हैंडराइटिंग के बारे में क्या रिपोर्ट है? एड्रिक ने पूछा। जो पत्रादि या लिखे हुए कागजात लीला टॉमस के फ्लैट से मिले और जो पत्र लीला टॉमस के बैग से मिला, उन सब की हैंडराइटिंग एक जैसी है। इसकी तस्दीक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने भी की है, हैमर ने कहा। यह भी मालूम हुआ है कि उसके पास एक रिवॉल्वर भी था। 1 साल पहले उसने लॉस वेगास से रिवॉल्वर का लाइसेंस लिया था। टर्नर ने आसपास के लोगों से मालूम किया तो ये पता लगा कि ब्रैम स्टोकर आजकल एक बूढ़ी औरत के चक्कर में था जो बहुत दौलतमंद है, और ब्रैम स्टोकर और टॉमस की आजकल बनती नहीं थी। वे जब भी मिलते खूब लड़ाई झगड़ा करते थे। ब्रैम स्टोकर दौलत का लालची, अय्याश और धोखेबाज था। डॉक्टर क्या कहता है? यही कि वो नशीली चीज के शरीर में पहुंच जाने की वजह से मरी है। वो नशीली चीज एलएसडी के कैप्सूल भी हो सकते हैं। बहरहाल कैप्सूल तो पेट में जाने के बाद खुल ही जाते हैं। एड्रिक सोच में पड़ गया। चीफ, क्या हमें लीला टॉमस के पति को तलाश करना चाहिए? एल्विस ने पूछा। एड्रिक ने कहा, हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। उसकी तलाश करनी होगी। इसके अलावा हमें उसकी लड़की सोलिटोरा भी चाहिए। हैमर, तुम टेलीफोन डायरेक्टरी में हार्डविक का नंबर देखो। हैमर ने डायरेक्टरी खोली। शीघ्र ही उसने नंबर तलाश कर लिया। बोला, चीफ, मैं हार्डविक के नंबर मिलाऊं? नंबर मिल गए हैं। ओ यस, उसने स्वीकृति दी। हैमर ने नंबर डायल किए। दूसरी ओर से कोई औरत बोली, यस स्पीकिंग। मुझे मिस्टर हार्डविक से बात करनी है। वो तो नेशनल बैंक जा चुके हैं। क्यों? वे वही कार्य करते हैं। ओह थैंक्स। हैमर ने फोन रख दिया। उसने सारी बातें चीफ के सामने दोहरा दी। एल्विस चौंक कर बोला, याद आया, मैं एक क्लब कंपटीशन में उसके साथ बिलियर्ड खेल चुका हूं। अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। वो भला आदमी है। वो नेशनल बैंक का डायरेक्टर है। उसी समय फोन घनघना उठा। एल्विस ने फोन उठा लिया। 1 मिनट तक वो रिसीवर कान से लगाए रहा, फिर बोला, मेसनर आपसे बातें करना चाहता है चीफ। क्या चाहता है? एड्रिक रिसीवर की ओर बढ़ता हुआ बोला। हेलो। रिसीवर कान से लगाने के बाद वो माउथ पीस में बोला, एड्रिक हियर। मैं मेसनर बोल रहा हूं साहब। कहो, क्या बात है? साहब, मैं आपको लीला टॉमस के बारे में बताना चाहता हूं। दरअसल टॉमस का मित्र होने के नाते मैंने उसके कॉलेज के एक व्यक्ति मिस्टर रियान को फोन किया था। रियान ने सोलिटोरा को उसकी मां की मौत की खबर सुना दी है। वो यहाँ पहुंच रही है। लीला टॉमस तो उसके लिए धन छोड़कर मरी नहीं है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि उसके पिता हार्डविक को इस बात की जानकारी दे दी जाए। हो सकता है वो सोलिटोरा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। औलाद तो औलाद ही होती है। तुमने ठीक किया मेसनर। मैं जल्द ही हार्डविक से मिलने जा रहा हूं। ये ठीक रहेगा साहब, मेसनर की आवाज आई। एड्रिक ने फोन रख दिया। एड्रिक ने जब फोन रखने के बाद सारी बात एल्विस और हैमर को सुनाई तो उन बातों को सुनकर एल्विस बोला, चीफ, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको लीला टॉमस के बारे में एक मजेदार बात बताऊं। क्या बात? एड्रिक बोला। एल्विस ने बोलवर्ड में हुई लीला टॉमस से मुलाकात के बारे में और अपनी हत्या करने आए एक व्यक्ति के बारे में बात साफ साफ कह सुनाई। मजेदार? यानी तुम उसके साथ बिस्तर पर भी जा चुके हो? एड्रिक ने मुस्कुराकर कहा। वो आदमी कौन था जो तुम्हें मार डालना चाहता था? मैं नहीं जानता। उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने बोलवर्ड में उसे बहुत तलाश किया, मगर वो मुझे मिला नहीं। कौन हो सकता है? हैमर बड़बड़ाया। हो सकता है वो भी लीला टॉमस का कोई आशिक रहा हो जो ना चाहता हो कि लीला टॉमस से कोई मिले, एल्विस ने कहा। कुछ भी हो एल्विस, चीफ ने कहा, वह आदमी अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तुम उसे तलाश करना। बोलवर्ड का भी चक्कर लगाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। एल्विस चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एल्विस, तुम एक काम करो, हार्डविक से तुम खुद जाकर मिलो। उससे सारी बातों से आगाह कर देना। अगर मेरी जरूरत हो तो फोन कर लेना। ठीक है चीफ, अब तुम लोग जा सकते हो। दोनों उठे। उन्होंने चीफ एड्रिक का अभिवादन किया और वहां से चल पड़े। अगला दृश्य। लीला टॉमस का पति हार्डविक 40 वर्षीय लंबा ऊंचा शक्तिशाली आदमी था। एल्विस मारकर उसके सामने पहुंचा। उसने अपना परिचय दिया। दोनों के हाथ मिले। हार्डविक ने उसे बैठने का इशारा किया। एल्विस उसके सामने बैठ गया, फिर बोला, मिस्टर हार्डविक, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हम एक बार बिलियर्ड खेल चुके हैं। ओ हाँ, याद आया। उनके हाथ एक बार फिर मिले। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूं, एक औरत के बारे में।
उसका नाम लीला टॉमस है। आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हार्डविक ने एक बार गौर से एल्विस मार्कर को देखा। फिर उसने एक सिगार सुलगाया और धुआं छोड़ते हुए बोला, लीला टॉमस मेरी पत्नी का नाम है। तब मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछली रात आपकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। नहीं, हेड्रिक ने हैरत से कहा। उसका मुंह खुलकर रह गया। मिस्टर हार्डविक, मैं पूरी बात जानना चाहता हूं, एल्विस ने कहा। मैं 19वें साल में लगा था जब मैंने और लीला ने शादी की थी। हम 2 साल साथ रहे थे, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। खैर, मैं उन बातों को याद नहीं करना चाहता। इस बात से मुझे पीड़ा हुई है कि उसने आत्महत्या कर ली है। उसकी एक लड़की है, सोलिटोरा। सोलिटोरा के बारे में मुझे कोई खबर नहीं है। वो यहाँ से बाहर एक कॉलेज में पढ़ रही है और हॉस्टल में रहती है। उसे अपनी माँ की मृत्यु की खबर मिल चुकी है और वो शीघ्र ही यहाँ पहुंचने वाली है। हार्डविक चुप रहा। क्या आपको नहीं मालूम कि आपसे अलग होने के बाद लीला पर क्या क्या बीती और उसने क्या क्या किया है? नहीं तो क्यों? एल्विस मार्कर ने लीला टॉमस के विषय में वे सारी बातें बता दी जो उसे मैसनर ने बताई थी। लीला टॉमस की राम कहानी सुनकर बड़े पीड़ामय स्वर में वो बोला, क्या सोलिटोरा को अपनी मां की करतूतों के बारे में जानकारी है? नहीं। तुम्हें कैसे पता? मैसनर ने ऐसा ही बताया है। क्या मैसनर पर विश्वास किया जा सकता है? उसने सवाल किया। मैं समझता हूं उस पर भरोसा या विश्वास किया जा सकता है। वो आपकी बेटी को पसंद करता है। उसने कहा है कि आप सोलिटोरा को स्वीकार कर ले। हार्डविक के चेहरे पर सोच के भाव उभर आए। उसने कहा, तुमने अभी बताया कि सोलिटोरा यहां पहुंचने वाली है? हाँ, एल्विस बोला। मैसनर ने ऐसा ही बताया था। उसने कहा कि शायद आप अपनी लड़की से मिलना चाहें। रियली? ऑफ कोर्स। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं 17 साल की बेटी का बाप हूं। जब वो बालक थी तो मैं उसे बहुत पसंद किया करता था। सोलिटोरा को छीनकर लीला ने मुझ पर अत्याचार किया था। मैंने सोलिटोरा को तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हो सका था। जब तलाश करते करते मैं थक गया तो मैंने उसका ख्याल ही छोड़ दिया। अब तो वो नन्ही मासूम बच्ची जवान हो चुकी होगी। पता नहीं मुझ में उसे पहचानने की शक्ति है भी या नहीं। क्या तुम सोलिटोरा के बारे में कुछ अधिक जानते हो? मैंने आपको जो बतलाया है उससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, एल्विस मार्कर बोला। फिर उसने अपनी जेब से एक फोटो निकाला और ये वही फोटो था। वो फोटो ज्यूडिश की थी जिसे मैसनर ने सोलिटोरा की फोटो के स्थान पर चुपचाप लगा दिया था। उसने वो फोटो हार्डविक की ओर बढ़ाया। ये आपकी बेटी है? उसने कहा। हार्डविक ने फोटो देखा। वो बड़बड़ाया, वाह, देखने में बिल्कुल लीला टॉमस है, एकदम मां जैसी। एल्विस मुस्कुराया। उसने एक सिगरेट सुलगा ली। नाक और मुंह से धुआं निकालता हुआ वो हार्डविक की डबडबाई आंखों को देख रहा था। अगला दृश्य। टर्नर धीरे धीरे और बड़े मनोयोग से कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसने उस बिल्डिंग के बाहर अपनी कार ले जाकर रोकी जिसकी 24वीं मंजिल पर उसका फ्लैट था। वो कार से निकला। उसने गेट पार किया और फिर वो लिफ्ट के समीप पहुंचा। लिफ्ट ऊपर थी, 24वीं मंजिल पर, अब नीचे आ रही थी। टर्नर घटते हुए नंबरों को देख रहा था। अंत में लाल रंग में जलते एक नंबर के बाद सिफर आते ही लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। उसमें से एक लड़की निकली। दोनों की नजरें आपस में टकराई। टर्नर चीख पड़ा, तुम हो लिजा? जी हां, लिजा पर झल्लाहट सवार थी। 1 घंटे से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। टर्नर ने उसे बाहों में कस लिया और बोला, आओ चलो। नहीं, अब तो मुझे काफी देर हो चुकी है, लिजा बोली। और मैं तुम्हारा कहना फौरन मान लूंगा, टर्नर ने कुछ ऐसे स्वर में कहा कि लीजा मुस्कुरा पड़ी। टर्नर के साथ दोबारा लिफ्ट में आ गई। टर्नर ने 24वीं मंजिल का बटन पुश किया। लिफ्ट साएं से ऊपर जाने लगी। अपने फ्लैट में पहुंचने में टर्नर को मुश्किल से 3 मिनट का वक्त लगा। टर्नर का छोटा सा खूबसूरत फ्लैट था। फ्लैट की एक चाबी हमेशा लिजा के पास रहती थी ताकि अगर कभी टर्नर ना हो तो वो उसके फ्लैट को इस्तेमाल कर सके। तुम होनोलुलु से कब आई डार्लिंग? टर्नर ने उसे बाहों में लेते हुए सोफे पर बैठकर कहा। उसने लिजा को गोद में गिरा लिया। लिजा ने उसके गले में बाहें डाल दी और अपना गाल उसके गाल पर रगड़ने लगी। एयरपोर्ट से सीधी यही आई थी, अभी तो घर भी नहीं गई हूं, वो बोली। मुझसे मिलने का इतना उतावलापन, कहकर टर्नर हंसा। उसने चेहरा झुकाया, फिर लीजा के होठों पर अपने होठ रख दिए। लीजा उससे चिपट गई। टर्नर के सीने में उसकी नोकीली छातियों के उभार गड़ने लगे।
वो टर्नर के बदन में सनसनी मचा देने के लिए पर्याप्त थे। ये सही है कि मर्द चाहे जितनी देर में औरत को गर्म उत्तेजित करे, पर औरत अपने शरीर के स्पर्श मात्र से मर्द को उत्तेजित कर देती है। यही हालत लिजा की थी। वो अपने स्पर्शों से टर्नर को गर्म किए जा रही थी। टर्नर ने मन में सोचा, अगर यही रफ्तार रही तो वो शीघ्र ही बह जाएगा और वो क्षण कितना शर्मनाक होगा। वो बोला, लिजा डार्लिंग, यस, काफी दिनों में मिले हैं हम, तो एक एक विस्की का पैक हो जाए। लिजा शायद उसके मनोभावों को ताड़ गई थी। उसने स्वीकृति दे दी। टर्नर भीतरी कमरे से विस्की की बोतल और 2 गिलास ले आया। उसने दोनों गिलासों में विस्की डाली। दोनों ने अपने अपने गिलास उठाए। फिर वे धीरे धीरे सिप करने लगे। 2 पैग में ही लिजा पर रंग चढ़ गया। टर्नर की बाहों में वो फिर से पहुंच गई। टर्नर बोला, माय स्वीट हार्ट, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया जहान की खुशी मुझे मिल गई हो। सच? कहकर वो खिलखिलाई। 20 वर्ष की कुमारी देह, गुदास और सुकोमल, दूध में धुली हुई देह से उठती हुई यौवन बेला के फूलों की महक और देह टर्नर की बाहों में जाकर कसक उठी थी और वो सिमट गई टर्नर की बाहों में। उसका दिल ही नहीं, दिल के साथ पूरा शरीर भी उस कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा था जिसके दोनों पैर धागे के साथ बांध दिए गए हो। शराब को जैसे खुद शराब का नशा चढ़े, रजनीगंधा के फूल अपनी सुगंध से खुद ही बोरा जाए। लिजा कुछ ऐसे आलम में पहुंच गई थी। तन मन में ना जाने कैसे कांटे गड़ रहे थे। उसकी चुभन मीठी थी, मादक थी। फिर भी वो उस चुभन से बचने के लिए टर्नर की बाहों से निकल अवश्य जाना चाहती थी। वो इस क्षण से हमेशा डरती थी। उसने सहसा अनुभव किया कि टर्नर ने ठोड़ी पर उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया है। फिर उसने अपने होठों पर 2 अंगारों का स्पर्श अनुभव किया। वो अंगारे टर्नर के जलते हुए होठ थे। एक लंबे चुंबन के बाद दोनों के चेहरे अलग हुए। लिजा ने अपने कपड़ों पर आई सलवटों को देखा और बोली, डार्लिंग, मेरे कपड़ों का सत्यानाश हो जाएगा, तो इन्हें उतार दो, मुझे छोड़ो तो सही। टर्नर ने उसे बंधनों से आजाद कर दिया। लीजा सीधी हुई। मैं बेडरूम में हूं, कहती हुई वो बेडरूम में चली गई। टर्नर ने बोतल उठाकर मुंह से लगाई। उसने काफी विस्की बोतल से ही पी डाली। उसके दिमाग में साए साए होने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्हीं कदमों से वो बेडरूम की ओर चल दिया। लिजा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। एक जबरदस्त अंगड़ाई लेकर उसने बदन के जोड़ जोड़ को चटकाया। वो आईने में अपनी जवानी और यौवन के उपहारों को निहारती रही। उत्तेजक मादक अंग, सीने पर कसी हुई छातियां, सुंदर कटाव और गठाव। उसने एक एक करके शरीर के कपड़े उतारे। आईने में उसने जन्मजात नग्न बदन को देखा। गजब का हुस्न पाया था लीजा ने। आईने में ध्यानपूर्वक अपने बदन को देखकर वो खुद से शर्मा गई। उसके सीने के उभार बड़े आकर्षक थे। उसने दोनों हाथों से अपने उभार ढांप लिए। तब पफ द्वारा उसने जांघों और बगलों के रेशमी मुलायम बालों को पाउडर दिया। फिर उसने अपने शरीर के चारों ओर तौलिया लपेट लिया। इसी क्षण टर्नर बेडरूम में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और वह जैसे ही घूमा, लिजा की बाहें उसके गले में चली आईं। टर्नर ने उसके होठों को चूम लिया। उसने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया और अपने से सटा लिया। वो दोनों इतने पास पास थे कि दोनों की गर्म गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। टर्नर को उसके होठों को किस करने में बड़ा मजा आता था। उसने फिर अपने होठ बढ़ाए चुंबन के लिए। लीजा को शरारत सूझी। इससे पहले कि टर्नर के होठ उसके होठों से मिलते, उसने अपना चेहरा घुमा लिया। होठों की जगह टर्नर के होठों ने उसके कपोल का स्पर्श किया। वो झल्ला उठा। लीजा की हंसी छूट गई। टर्नर समझ गया कि लीजा ने शरारत की है। बदले की भावना से प्रेरित होकर उसने लीजा के कपोल में दांत गड़ा दिए। अब लीजा चीखी तो वह हंसने लगा। लीजा अपना कपोल सहलाने लगी। तभी टर्नर ने उसे उठाया और बेड पर ला पटका। फिर उसने दोनों कंधों से पकड़कर उसे सीधा लिटाया। वो शरारत से हील हुज्जत करने लगी, मगर टर्नर ने उसकी एक न चलने दी। उसके कंधों पर हाथ जमाए। वो क्षण भर तक उसके रूप को निहारता रहा और फिर उस पर छा गया। लीजा चिल्लाई, क्या करते हो? टर्नर अब उसकी कहां सुनने वाला था। उसने लीजा को बाहों में लेकर इतनी जोर से खींचा कि लीजा को अपने सीने के उभार एक सार होते प्रतीत हुए और पसलियां कड़कड़ाती जान पड़ी। लीजा ने कुछ कहना चाहा कि टर्नर ने अपने होठों से उसके मुंह को जकड़ लिया और उसे बेतरह अपने से लिपटा लिया। लीजा उसको इतना पसंद करती थी और चाहती थी
कि उसकी किसी बात से ना इनकार करती थी ना खफा होती थी। टर्नर ने उसके शरीर से तौलिया अलग कर दिया। वो उसकी हर एक हरकत को दिल से स्वीकार करती थी। वो इस बात को जानती थी कि उसका सब कुछ टर्नर का है। ये शरीर, उसकी आत्मा, सब पर टर्नर का अधिकार है और टर्नर को ये अधिकार देने से वो चूकती नहीं थी। टर्नर भूखे भेड़िए की तरह लीजा के नग्न स्तनों को देखता रहा, मांसल पिंडलियों और जांघों को देखता रहा, उसके रूप को आंखों से पीता रहा। उसे यूं प्रतीत हो रहा था जैसे उसके सामने संगमरमर की प्रतिमा को लिटा दिया गया हो। उसने लीजा को बाहों में थाम लिया और उसके शरीर के उभारों पर हाथ फिराता हुआ उसके नाजुक स्थलों को होठों से स्पर्श करने लगा। लीजा के बदन से लावा सा फट पड़ने लगा। अब उत्तेजना के मारे उसका शरीर फटा जा रहा था। वो टर्नर को भरपूर सहयोग देने लगी, जबकि वो उसकी छातियों, कूल्हों, जांघों और नितंबों को सहला रहा था। लीजा उससे लिपट चिपट जा रही थी। उसके अंदर की वासनामयी भावनाएं भड़कती जा रही थी। सांसों में तेजी आ गई। लीजा से सहन ना हो रहा था और टर्नर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। लीजा ने अपने घुटने मोड़ लिए। टर्नर ने अपने को तैयार किया। इसी समय लीजा को ना जाने क्या शरारत सूझी। उसने एक टांग टर्नर के कंधे पर रख दी। टर्नर को इससे भी क्या फर्क पड़ने वाला था। दूसरे क्षण लीजा के मुंह से एक चीख निकल पड़ी। उसने अपनी टांगों के मध्य आग सी भरती हुई महसूस की। अगला दृश्य। वो खूबसूरत तो थी ही, साथ ही साथ सेक्सी भी बहुत थी। उसके व्यक्तित्व से जवानी का नशा फूट फूट पड़ रहा था। शेल्टन औरत की जवानी से डरता नहीं था, बल्कि जलता था। ऐसी उमड़ती जवानी को देखकर उसके मन में अजीब प्रकार के ख्याल से आने लगते थे। उसे पहचानने में शेल्टन ने कोई गलती नहीं की। वो उसे देखते ही पहचान गया था। मैसनर ने उसे पहले ही लड़की का फोटो दिखाया था। सोलिटोरा से उसका चेहरा मिलता था। कार में से निकलकर वो सीधा लड़की के पास पहुंचा। हेलो ज्यूडिश, वो बोला। कब से इंतजार कर रही हो? ज्यूडिश उठी। उसने सिर से पांव तक शेल्टन को देखा और फिर नफरत भरे स्वर में बोली, तुम काफी लेट हो गए हो। उसके बोलने के ढंग से शेल्टन क्रोधित हो गया। अगर कोई और वक्त होता तो वो इस लड़की की गर्दन तोड़ डालता। उसने अपने को शीघ्र ही संयत किया और कार का दरवाजा खोल दिया। ज्यूडिश खुले दरवाजे से भीतर आ गई। शेल्टन ड्राइविंग सीट पर आया और उसने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। शेल्टन कार को मैसनर के मकान की ओर बढ़ा रहा था। मैसनर के मकान के सामने उसने कार ले जाकर रोकी और ज्यूडिश से बोला, बाहर निकलो। वो अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। फिर वो शान से चलती हुई इमारत की ओर बढ़ गई। मैसनर उसी की प्रतीक्षा में था। कॉल बेल बजी। मैसनर ने दरवाजा खोला। आओ डियर, शेल्टन कहाँ है? उसने कहा। जिसे अपना खुद का पता नहीं हो उसके बारे में मैं क्या जानकारी रख सकती हूँ? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। दरवाजा पार करके वो कमरे में रह गई। सोलिटोरा के कपड़े लाई हो तुम? हाँ, वो बोली। शेल्टन उसके कॉलेज से उसका सामान लाया था। क्या सब सामान बैग में है? हाँ। सामने वाले कमरे में चली जाओ और जाकर कपड़े बदल डालो। जल्दी करो। इतनी जल्दी क्या है? हार्डविक यहां पहुंचने वाला है। अब तुम ज्यूडिश नहीं बल्कि सोलिटोरा हो, हार्डविक की इकलौती लड़की। कोई बात भूलना नहीं। जो मैंने याद कराया है उसे याद रखना। अरे अगर सोलिटोरा भी जिंदा होती तो वो मेरे सामने पानी भरती। ये कहकर वो धीरे से हंस पड़ी और बैग उठाकर भीतर कमरे में चली गई। ठीक इसी वक्त हार्डविक किसी के नंबर डायल कर रहा था। संबंध मिला। आवाज आई। यस, मेरिया स्पीकिंग। मैं हार्डविक बोल रहा हूं। हेलो माय स्वीट डार्लिंग, हाउ डू यू डू? फाइन थैंक यू। आज कहीं चलना है क्या? नहीं, तुमसे एक काम था। नौकर के हाथ अपने दिल को फ्राई करके भेजूं? मेरिया डियर, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। रियली? ऑफ कोर्स। माय गुडनेस। अच्छा कहो, क्या बात है? मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहो। वो बात फोन पे नहीं हो सकती, हार्डविक ने गंभीरता से कहा। 6 बजे बैंक में आ जाना। वहां क्यों? ये बात मैं तुम्हारे वहीं पहुंचने पर बताऊंगा। पहुंच रही हो ना? तुम्हारी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ। यू आर गुड गर्ल, बाय। और इधर हार्डविक ने फोन रखा, उधर मेरिया ने फोन रख दिया और हार्डविक के बारे में सोचने लगी। वो 19 साल की एक हसीन और खूबसूरत व्यक्तित्व वाली युवती थी। हार्डविक की और उसकी मुलाकात बहुत पहले हुई थी। हार्डविक पर वो जान छिड़कती थी।
इस बात को वो जानती थी कि हार्डविक शादीशुदा है। उसकी पत्नी उसे छोड़ गई थी और उसने दोबारा शादी नहीं की थी और शादी करने के फेवर में भी नहीं था। उसकी पत्नी बनने के ख्वाब भी उसने नहीं देखे थे। उसे इस बात की खुशी महसूस होती थी कि हार्डविक उसे सबसे अच्छे मित्रों में शामिल किए हुए था। उसे हार्डविक का साथ बड़ा पसंद था। वो दोनों अक्सर मिलते रहते थे। बहुत सी शामें उसने हार्डविक के साथ बिताई थी। वे उसकी सबसे खुशगवार शामें थी। ठीक 6 बजे वो बैंक पहुंच गई। उसे हार्डविक बहुत थका हुआ और परेशान और गंभीर दिखाई दिया। उसे इस हालत में देखकर मेरिया घबरा गई। क्या हुआ डार्लिंग? उसने पूछा। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं मेरिया। अपने दिल की बातें मैं तुम्हारे अलावा किसी से नहीं कह सकता। अपनी समस्याएं मैंने हमेशा तुम्हारे सामने बयान की है और तुम हमेशा मेरे साथ हमदर्दी से पेश आई हो। मेरे साथ एक घटना घटी है, हार्डविक ने कहा। घटना? कैसी घटना? मारिया ने पूछा। और हार्डविक ने उसे लीला टॉमस से लेकर सोलिटोरा तक के बारे में सारी बातें कह सुनाई। मेरिया ध्यानपूर्वक सुनती रही। हाँ, इस बात ने उसे विचारमग्न अवश्य बना दिया था कि जिस आदमी से वो मोहब्बत करती थी वो 16 साल की लड़की के पिता हैं। मगर वो शांत रही। मेरिया, वो एक गहरा निश्वास लेकर बोला, अब अगर लोगों को यह पता चले कि सोलिटोरा मेरी बेटी है तो मेरी साख खराब हो जाएगी। मैं किसी को ये राज बताना नहीं चाहता, जबकि मैसनर पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए हार्डविक प्यारे, मेरिया ने सहानुभूति के साथ कहा। मैं तुम्हारे मन की भावनाओं को समझती हूँ। फर्क इतना है कि मैं अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूँ। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कितने बजे फोन किया था? कोई 3:45 बजे। गुड। ठीक 5 बजे मैसनर के यहां जाकर मैं सोलिटोरा को ले आया था। अब वो घर पर है। तो सुनती रहो, उसने कहा। दरअसल मेरे मन में अपनी बेटी की जो कल्पना थी वो तो उससे बिल्कुल भी नहीं मिलती। सच बात तो यह है कि अगर उसका चेहरा एकदम लीला से ना मिलता होता तो मैं उसे अपनी बेटी मानने को भी तैयार ना होता। हार्डविक, बेटी तो बेटी ही होती है। मुझे लगता है तुम मन के किसी कोने में पहले ही इस बात को बिठा चुके हो कि तुम्हें उससे नफरत है, मेरिया ने साफ शब्दों में कहा। भला मैसनर को तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरिया की बात ने उसे निरुत्तर कर दिया। हार्डविक ने दोनों हाथों में अपने सिर को थाम लिया। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरिया अपलक उसे देखती रही। अगले दिन शेल्टन ने मैसनर का रुख किया। वो सीधा लिजा बार पहुंचा। उसने दूर से ही मैसनर को इशारा किया और एक केबिन में जाकर बैठ गया। मैसनर केबिन में आया। तुम यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। मुझे तुमसे एक काम है। जानते हो तुम्हारा यहां आना कितना खतरनाक है? होगा। मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे एक काम है। शेल्टन का स्वर बड़ा रूखा था। कॉफी पियोगे? मैं कुछ पीने नहीं आया। यहां आए हो तो कुछ तो लेना ही होगा। तुम ठहरो, मैं अभी आता हूं। मैसनर 5 मिनट के बाद कॉफी लिए केबिन में दाखिल हुआ। मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, शेल्टन बोला। आग लगाओ कॉफी को और मतलब की बात करो। मैसनर भी हत्थे से उखड़ गया। सोलिटोरा क्या कर रही है? हार्डविक पर विश्वास जमा रही है। जब तक वो विश्वास जमाएगी मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हो? देखो मैसनर, आजकल मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम तो शाम तक के खर्चे लायक टिप में ही बना लेते हो, मगर मैं अपना खर्च कैसे चलाऊं? वो लड़की है कि अभी विश्वास जमाने पर ही तुली हुई है। शेल्टन, मैंने पहले ही कहा था कि हमें इस मामले में जल्दबाजी से कतई काम नहीं लेना होगा। हमारी जरा सी गलती हमें मौत के मुंह में धकेल सकती है। वो सब तो ठीक है, मगर इस मामले में तो महीनों लग जाएंगे। मैं इतने दिनों तक क्या झक मारूंगा? आखिर मुझे भी तो खर्चे पानी को कुछ चाहिए। मैसनर, मैं किसी बुरे ख्याल से कुछ नहीं कह रहा। मैं जहां टिका हूं वहां लोग मुझसे रहने और खाने के पैसे मांग रहे हैं। तुम चाहते क्या हो? मुझे कम से कम $200 और चाहिए। तुम ये रकम उस रकम में से काट सकते हो जो तुम उसे देने वाले हो। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। मगर फिर तुम मुझसे 15 दिन तक एक पैसे की भी मांग नहीं करोगे। मैसनर का स्वर एकाएक उत्तेजक हो गया। तुम माल तो निकालो, उसने कहा। मैसनर ने $200 उसे थमा दिए, फिर बोला, तुम्हें मेरी बात याद है ना? अगर जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं मानूंगा। यह सुनना था कि मैसनर ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और उस पर तान दिया। शेल्टन, इस रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट है और जिस रिवॉल्वर में साइलेंसर फिट हो जाता है वो आवाज नहीं करता है
और आदमी के शरीर में कई जगह ऐसी होती है जहां पर अगर गोली दाग दी जाए तो दम पहले निकल जाता है और आदमी को चीखने तक का मौका नहीं मिलता। और निशानेबाजी में मुझे कमाल हासिल है। शेल्टन को पसीना आ गया। नोट जेब में रखो और यहां से चले जाओ। एक बात फिर याद रखना, अगर मुझसे चालाकी खेलने की कोशिश की तो दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। मैसनर ने रिवॉल्वर जेब में रखा और बाहर चला गया। शेल्टन अपने माथे पर आए पसीने को रुमाल से पोंछ रहा था।